हेलो स्टूडेंट्स, आप में से कुछ लोगों ने ये बोला है कि सर हमें फिजिक्स में डेरिवेशन में उपयोग होने वाली मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रही है, और आप जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, उसमें जो मैथमेटिक्स है उसको समझाएं। तो मेरी तरफ से फिजिक्स में बच्चों के लिए ये एक प्रयास है कि हम उन्हें डेरिवेशन में उपयोग होने वाली मैथमेटिक्स को ठीक से समझा पाएँ। आइए, आज के लिए पहला डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। सबसे पहले अपन फिगर बनाएं। हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव दो विजातीय आवेशों को, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के आवेशों को अल्प दूरी पर रखने पर बनने वाला सिस्टम अर्थात निकाय होता है। तो हम विद्युत द्विध्रुव बनाएं। मान लिया कि एक बिंदु ये है, इस पर -q आवेश स्थित है, और दूसरा बिंदु ये B है और इस पर +q आवेश स्थित है, और A और B के बीच की जो अल्प दूरी है वो 2L है, और AB का मध्य बिंदु O है। ये विद्युत द्विध्रुव बन गया। इसमें -q और +q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर रखे हुए हैं। हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्षीय स्थिति कहलाती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को बढ़ाने पर, किसी भी दिशा में बढ़ाने पर जो रेखा बनेगी उस पर स्थित बिंदु को अक्षीय स्थिति का बिंदु कहेंगे। तो दोनों आवेश -q और pq इस रेखा AB पर स्थित हैं। इस रेखा AB को इस दिशा में आगे की तरफ या इस दिशा में पीछे की तरफ, किसी भी तरफ बनाएं, बढ़ाएं और उस पर एक बिंदु लें, तो वो बिंदु अक्षीय स्थिति का बिंदु कहलाएगा। हमने AB को आगे की तरफ बढ़ाया और माना कि ये एक बिंदु है P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जानी है, और इस बिंदु P की विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी R है। चूंकि AB की लंबाई 2L है और O उसका मध्य बिंदु है, तो A से O तक की दूरी हुई L और O से B तक की दूरी भी हुई L। तो ये बिंदु अक्षीय स्थिति का बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा को अपने दिमाग में लाइए। उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश द्वारा जिस बल का अनुभव किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस बिंदु पर एक एकांक धनावेश हमें
रखना होगा और उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल की गणना करनी है, जो कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगी। तो हमें मानना पड़ेगा, माना कि बिंदु P पर एक एकांक धन आवेश रखा हुआ है। हमें डेरिवेशन में आगे जिन दूरियों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम उनको देखें। हमें ज़रूरत पड़ेगी दूरी B से P तक की, B से P तक। अब आप देखें O से P तक कुल दूरी है R और O से B तक ये दूरी है L। तो B से P तक की दूरी ये होगी, इस R में से इस L को घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी R माइनस L। आगे हमें इस दूरी की ज़रूरत पड़ेगी AP की। तो दूरी AP आप देखिएगा, A से O तक की दूरी है L ये, और O से P तक की दूरी है ये R, इसलिए A से P तक की कुल दूरी होगी R प्लस L। ये डेरिवेशन की शुरुआत के लिए फिगर कंप्लीट हो गया। अब जैसे जैसे डेरिवेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपन फिगर को भी आगे बढ़ाएंगे। थ्योरी हमने आपको बोल दी, वही लिखा जाना है। एक बार फिर से सुनिए। माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें बिंदु A पर माइनस Q आवेश और B पर प्लस Q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर रखे हुए हैं। वैद्युत द्विध्रुव AB की अक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु P है जिसकी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु L से दूरी R है, और बिंदु P पर माना कि एक एकांक धनावेश है और बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका माध्यम का परावैद्युतांक K है। अब सबसे पहले यह है बिंदु B और इस B बिंदु पर है प्लस Q आवेश। तो इस बिंदु B पर रखे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात बिंदु B पर रखे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर रखा ये एकांक धन आवेश जिस बल का अनुभव करता है उसको हमने माना E1। अब E1 का क्या मान होगा वो अपन लिखते हैं। तो बिंदु B पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K आवेश है Q अपॉन, आपने सूत्र पढ़ रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर ये R होती है दूरी, कौन सी दूरी? इन दो आवेशों के बीच की दूरी। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जिस पर एकांक धनावेश रखा है तो ये दूरी जो होगी वो R, कौन सी दूरी इधर पे अपन वो यूज करेंगे? BP। तो इधर पे लिखा जाएगा BP स्क्वायर। सो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन,
अब दूरी बीपी का मान ये है r माइनस एल, तो यहाँ पे लिखा जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर 1। अब इस बिंदु P पर इस बल E1 की दिशा क्या होगी, हमें वो बात समझने की जरूरत है। देखिए, बिंदु B पर रखा हुआ है प्लस Q आवेश और बिंदु P पर रखा हुआ है +1 आवेश। इसका मतलब दोनों ही आवेश धनात्मक हैं। जब दोनों आवेश धनात्मक हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल, जिसके कारण वो दूर हटने का प्रयास करेंगे। और चूंकि +Q आवेश परिमाण में अधिक है, क्योंकि इसमें एकांक धनावेश का Q गुना आवेश है, तो इस आवेश की मात्रा अधिक है, इसलिए इसके द्वारा इस एकांक धनावेश पर जो बल लगेगा वो अधिक होगा, और बल प्रतिकर्षण बल है, इसका मतलब वो दूर की तरफ जाएगा। तो ये जो बल अनुभव किया जाएगा उसकी दिशा ये होगी, इस दिशा में लगेगा E1। B इस एकांक आवेश +Q इस आवेश को दूर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर की तरफ भेजेगा, दूर की तरफ बल अनुभव किया जाएगा एकांक धनावेश के द्वारा। तो दिशा होगी इस साइड में, आगे की साइड में। तो इसकी दिशा क्या होगी, B से P की तरफ, मतलब डायरेक्शन होगी BP। अब इस बिंदु A पर -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अगर अपन E2 से लिखें तो E2 = 1/4πε0 K, और आवेश Q अपॉन बिंदु A पर है -Q आवेश, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर, P पर। तो दूरी कौन सी, A से P तक की, मतलब दूरी उपयोग होगी दोनों आवेशों के लिए AP। तो यहाँ पे आएगा AP²। सो = 1/4πε0 K Q अपॉन, अब AP अपन देखें यहाँ पे, ये है A से P तक की दूरी R + L, तो यहाँ पे हो जाएगा R + L का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। तो E2 इतना आया। अब अपन यहाँ पे देखें कि यहाँ बिंदु P पर E2 की क्या दिशा होगी। तो देखें, बिंदु A पर है -Q आवेश और बिंदु P पर है +1, मतलब एकांक धनावेश। यहाँ का आवेश है ऋणात्मक और यहाँ का आवेश है धनात्मक, और ये आवेश परिमाण में है 1 और ये आवेश परिमाण में है Q। इसका मतलब ये वाला आवेश इसका Q गुना है। इधर पे आवेशों की प्रवृत्ति विजातीय है, इसका मतलब उनमें आकर्षण बल का कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। इसका मतलब ये आवेश -Q इस एकांक धनावेश को अपनी ओर खींचेगा, और जब अपनी ओर खींचेगा तो एकांक धनावेश जो बल का अनुभव करेगा उस बल की दिशा होगी P से A की तरफ। तो इधर पे डायरेक्शन होगी PA। इसका मतलब
बिंदु P पर ये जो E2 काम करेगा इसकी डायरेक्शन ये होगी, E1 आगे की तरफ और E2 पीछे की तरफ। ये प्रतिकर्षण बल के कारण है दूर की तरफ और ये आकर्षण बल के कारण है पास की तरफ। अब ये परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता E इक्वल टू, सबसे पहले तो अपन को ये देखना कि ये जो तीव्रताएं हैं E1 और E2 इनमें कौन बड़ा है, इनमें कौन बड़ा है। तो उसके लिए अपन छोटी कक्षा की बात समझें। एक भिन्न है 3/5 और एक है 3/7। इधर पे दोनों जगह अंश समान हैं लेकिन हर भिन्न भिन्न है, और हम जानते हैं कि जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो हर के छोटे होने पर भिन्न बड़ी होती है। अब यहाँ पे समझिएगा, E1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये तो दोनों जगह बराबर है, इसलिए इस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए अंश में Q है, यहाँ पे भी अंश में Q है, इसका मतलब दोनों का अंश समान है। लेकिन हर देखिए इधर पे है r-l का होल स्क्वायर और ये है r+l का होल स्क्वायर। जब दो संख्याएं घटा के उनका वर्ग करें और दो संख्याओं को जोड़ के उनका वर्ग करें तो ये घटा के वर्ग करने वाली संख्या छोटी होगी। चूंकि ये हर वाली संख्या r-l का होल स्क्वायर ये छोटी होगी, इसका मतलब ये पूरी संख्या बड़ी होगी। इसका मतलब हुआ Q/r-l का होल स्क्वायर ये बड़ा होगा और Q/r+l का होल स्क्वायर ये छोटा होगा। अब चूंकि ये बड़ा होगा इसका मतलब E1 बड़ा होगा और E2 छोटा होगा। तो यहाँ पे ये जो तीव्रताएं थी E1 और E2, इनमें क्या स्थिति बनी कि E1 बड़ा है किससे, E2 से। अब परिणामी तीव्रता को अपन समझें। आप समझिएगा कि बिंदु P पर एक एकांक धन आवेश है और उस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक है E1 वो एक डायरेक्शन में और दूसरा E2 वो दूसरी डायरेक्शन में। इसका मतलब एक प्रकार से यहाँ पर रस्साकसी चल रही है और जिसमें E1 वाला बल अधिक है और E2 वाला बल कम है। तो फिर ये बिंदु P पर रखा एकांक धन आवेश किस तरफ जाएगा, वो जाएगा E1 की तरफ। क्यों? क्योंकि E1 बड़ा बल है और E2 छोटा है। तो फिर उस पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, E1 - E2। जैसे हम कहें कि एक बिंदु पर 10 न्यूटन का बल इस तरफ और 6 न्यूटन का बल इस तरफ, तो फिर ये बिंदु किस दिशा में कितने बल का अनुभव करेगा। दिशा वो होगी जिस तरफ बल बड़ा है, मतलब ये दिशा होगी, और कितना बल होगा वो 10 - 6 = 4। तो हमें बड़ी वाले बल में से छोटे वाले बल को घटाना पड़ेगा, तब विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता आएगी। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि E1 बड़ा है E2 से, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 - E2 होगी। और अब इसमें E1 और E2 के मान समीकरण 1 व 2 से रख दीजिएगा। सो E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K × Q/r-l का होल स्क्वायर और -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q/r
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सो E इक्वल टू, आप देखिए 1/4πε0 के और ये Q, इतना मैटर दोनों जगह है, इसलिए इसको अपन कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हो जाएगा Q/4πε0 के। तब ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से 1/r-l का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ से 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। सॉल्व करें, Q/4πε0 के, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा r-l होल स्क्वायर और इंटू r प्लस l होल स्क्वायर। तो ये इधर पे आ जाएगा r प्लस l होल स्क्वायर माइनस r माइनस l होल स्क्वायर इक्वल टू Q/4πε0 के। यहाँ पे ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो इनका आपस में गुणा होके हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और दोनों पर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। इधर पे फॉर्मूला लगा लें a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिससे आएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करें तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl। सो इक्वल टू Q/4πε0 के। सो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर और l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू Q/4πε0 के और 2rl जोड़ करके 4rl और अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 के। इसको अपन 4 को लिखें 2 × 2, सो 2 ये Q और इंटू 2 के साथ L और इंटू 2r और अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए Q तो ये ज्यों का त्यों है, 2 और 2 का गुणा करने से ये 4 हो जाएगा, r ये लिखा और l ये लिखा, और इसमें से ये इतनी राशि ये कहलाती है विद्युत आघूर्ण, जिसको हम P से प्रकट करते हैं, तो इसकी जगह पे लिखा जाएगा P। सो इक्वल टू 1/4πε0 के, इसकी जगह P और ये 2r, सो 2pr और अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l अल्प होती है और जो बिंदु P होता है वो r दूरी पर होता और जो दूरी r l की तुलना में बहुत अधिक होती। इसका मतलब r का मान बड़ा और बड़ा होता है किससे? l से, इसलिए यहाँ पे l टर्म की उपेक्षा की जाएगी। तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 के और ऊपर है 2pr। हम यहाँ से l स्क्वायर को छोड़ दें तो केवल r स्क्वायर बचेगा, तो r स्क्वायर जी बचेगा और उस पे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का स्क्वायर मतलब घात हो जाएगी 4, मतलब r की घात 4, r की घात 4। अब इस r से इस पे एक घात है, ये 4 3 बार कट जाएगी, तो E इक्वल टू 1/4πε0 के
2p/r³। लेकिन वायु या निर्वात, इसके लिए k = 1 होता। तो वायु या निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = इधर पे 1 रख देंगे तो 4πε0 और 2p/r³, और इसकी इकाई होती है न्यूटन प्रति कूलम। ये अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक था। आइए और दूसरा डेरिवेशन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब की बार जो स्थिति है वो है निरक्षीय। हम समझेंगे कि निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो मान लिया कि ये एक बिंदु है A, जिस पर +q आवेश स्थित है। ये दूसरा बिंदु है B और इस पर -q आवेश स्थित है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये 2L है। जो कि अल्प है, और AB का मध्य बिंदु O है। तो ये A से O तक की दूरी भी L होगी और O से B तक की दूरी भी L होगी। ये विद्युत द्विध्रुव बना हुआ है। हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। निरक्षीय स्थिति का मतलब है विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB का लंब अर्धक, मतलब AB के लंब अर्धक, मतलब एक रेखा जो AB पर लंब हो और AB को 2 बराबर भागों में बांटती हो। तो AB का जो लंबार्धक होगा वो मध्य बिंदु O से होकर जाएगा। इसका मतलब एक रेखा होगी जो AB के मध्य बिंदु O से होकर जाएगी, और वो AB के साथ कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनाएगी। तो ये जो रेखा बनी, इस रेखा को अपन कहेंगे विद्युत द्विध्रुव AB का लंबार्धक। और इस लंबार्धक पर स्थित कोई भी बिंदु, चाहे बिंदु ऊपर हो चाहे बिंदु नीचे हो, वो विद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति का बिंदु कहलाता है। तो निरक्षीय स्थिति में इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर दी। तो बिंदु ऊपर की तरफ भी हो सकता, बिंदु नीचे की तरफ हो सकता। तो हम बिंदु को सामान्यतः ऊपर की तरफ लेकर के डेरिवेशन करेंगे। नीचे की तरफ लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ उल्टा उल्टा सा दिखाई देगा। तो मान लिया कि निरक्षीय स्थिति का बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जानी, और चूंकि इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसलिए इस पर एकांक धनावेश रखा होगा। तो उधर पे अपन ये +1 लिख देंगे। हम A को P से मिला दें,
और P को B से मिला दें और ये मान लें कि माना कि ये वाला कोण थीटा है, माना, सिर्फ यहाँ पर माना कि ये थीटा है, बाकी जगह ये थीटा जहाँ भी लिखा जाएगा वो बाय मैथमेटिक्स वहाँ पे होता है, वहाँ पे नहीं माना गया। माना तो सिर्फ एक जगह गया। जैसे ये चूंकि रेखा लंबार्धक है तो लंबार्धक एक ऐसी रेखा होती है कि उसकी लंबार्धक पर स्थित किसी भी बिंदु की उस रेखा की दोनों छोरों से दूरी समान होती। इसका मतलब P की A से जितनी दूरी होगी उतनी ही P की B से दूरी होगी। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होंगी। अब ये वाली दूरी कितनी होगी? मान लिया कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसका मध्य बिंदु O है और उससे ये बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जानी है वो दूरी R है। तो फिर इतने त्रिभुज पर विचार कीजिए AOP। AOP में ये आधार है जो कि कितना है L और ये लंब है जो कि कितना है R। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इसका कर्ण ज्ञात करेंगे AP तो ये आएगा √R² प्लस L²। और चूंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है इसलिए ये भी कितनी होगी? √R² प्लस L²। शुरुआती फिगर तो इतना ही बनेगा। अब जैसे जैसे डेरिवेशन आगे बढ़ेगा अपन को उस फिगर में बाकी चीज़ें ऐड करना पड़ेंगी, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अपन उसको ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले अपन बिंदु A पर स्थित +Q आवेश के कारण निरक्षीय स्थिति के बिंदु P पर रखे एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल की गणना करेंगे, उसी को अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो लिखें बिंदु A पर +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अपन E1 कहें तो E1 = 1/4πε0K और Q/R²। माने दूरी का स्क्वायर, और दूरी किसके बीच की? दोनों आवेशों के बीच की। हम +Q आवेश के कारण बिंदु P पर ज्ञात कर रहे हैं, तो इधर पे +Q है और इधर पे +1 है, इनके बीच की दूरी ये है कितनी? AP। तो पहली बार में इधर पे लिखेंगे AP² = 1/4πε0K Q/। अब AP का मान ये है √R² प्लस L² और एक स्क्वायर ये है तो इधर स्क्वायर हो गया। अब ये वर्ग है और ये वर्गमूल है, एक दूसरे की गणितीय विपरीत क्रियाएं हैं इसलिए ये एक दूसरे से कट जाएंगे। तो आगे हुआ 1/4πε0K Q/R² प्लस L², समीकरण नंबर 1। अब हमें ये समझना है कि ये E1 किस दिशा में कार्य करेगा। आप देखिएगा बिंदु A पर +Q आवेश है, बिंदु P पर +1 आवेश है, ये एकांक धन आवेश है। तो फिर दोनों आवेशों की प्रकृति धनात्मक है, मतलब दोनों धन आवेश हैं, तो फिर उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और चूंकि +Q आवेश का परिमाण अधिक है इसलिए इस बल के कारण ये एकांक धनावेश
पीछे की ओर दूर की तरफ जाने का प्रयास करेगा और इसलिए इस बिंदु P पर E1 की जो दिशा होगी वो ये होगी E1। तो E1 की दिशा किस तरफ हुई? A से आगे की तरफ। A से आगे की तरफ माने P की तरफ। तो इधर पे अपन दिशा नोट कर दें, ये होगी AP। अब आप थोड़ा सा विचार करें, इस बिंदु P को हम इस तरफ लिख दें। इस बिंदु P से एक रेखा खींचें जो कि AB के समांतर हो। तो बिंदु P से एक ये रेखा खींची गई जो कि AB के समांतर है। अब आपको बताना कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला। इधर पे मैथमेटिक्स यूज होगी। देखें, ये जो रेखा है AB और ये जो रेखा हमने खींची, ये दोनों समांतर हैं। और ये एक रेखा है जिसको अपन कहेंगे तिर्यक छेदी रेखा। ये उनको काटती है इधर पे और इधर पे। तो 9th कक्षा में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो फिर संगत कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण ये आपस में संगत कोण कहलाएंगे और ये बराबर होते हैं। क्योंकि ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। अब ये थीटा हुआ, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा लें। इस बल E1 जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है को हम घटकों में वियोजित करें। घटकों में वियोजित करें तो देखें, E1 से थीटा कोण बनाती हुई दिशा ये है, ये कहलाएगा। इस दिशा में E1 का जो घटक होगा वो होगा E1 cos थीटा। इसको अपन क्षैतिज घटक कहेंगे। E1 के साथ थीटा कोण बनाती हुई दिशा में जो घटक होगा वो होगा E1 cos थीटा। तो ये इस तरफ इसका घटक क्या हुआ? E1 cos थीटा। और क्षैतिज के साथ ये वाला कोण यहाँ पे कितना होगा? 90 अंश। इसका मतलब ये जो घटक होगा वो होगा लंबवत घटक। तो लंबवत घटक जो होता है वो कितना होता है? E1 sin थीटा। तो क्षैतिज घटक हुआ, E1 को घटकों में विभाजित किया तो क्षैतिज घटक हुआ E1 cos थीटा और लंबवत घटक हुआ E1 sin थीटा। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी E1 उसको अपन ने घटकों में वियोजित कर लिया। आगे बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो चुकी। अब बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिखेंगे। तो बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अपन E2 कहें तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। आवेश की मात्रा कितनी? Q और अपॉन R स्क्वायर माने दूरी का स्क्वायर। और दूरी कहाँ से कहाँ तक की? माइनस Q के कारण P पर की बात हो रही है, इसका मतलब दूरी B से P तक की। तो इधर पे आएगा BP स्क्वायर। सो E2 इक्वल टू
1/4πε0 के Q अपॉन, अब BP का मान वो है √r² प्लस L²। सो √r² प्लस L² और BP पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वर्ग और ये वर्गमूल कट जाएंगे। सो E2 इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन r² प्लस L²। ये समीकरण नंबर 2। अब E2 इतना होगा, लेकिन इसकी क्या दिशा होगी वो समझने की ज़रूरत है। आप देखिएगा बिंदु B पर -Q आवेश है, मतलब ऋणात्मक आवेश है, और बिंदु P पर अपन ने माना हुआ है कि उस पे एकांक धन आवेश है। तो आवेश यहाँ पे है माइनस मतलब ऋणात्मक और यहाँ पे धनात्मक। इसका मतलब ये विजातीय आवेश है और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। आकर्षण होता है, इस आवेश की मात्रा परिमाण अधिक है मतलब, और इसका परिमाण कम है, ये इकाई है, तो फिर ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चूँकि इसकी मात्रा अधिक है, इसका मतलब बिंदु P पर रखा एकांक धन आवेश इस तरफ के लिए बल का अनुभव करेगा। किस तरफ के लिए? P से B की तरफ। तो ये जो E2 होगा ये इस दिशा में कार्य करेगा, इधर पे E2। E1 की दिशा ये थी और E2 की दिशा ये आई, क्योंकि ये आकर्षण की दिशा होगी, आकर्षण बल कार्य करेगा यहाँ पे। तो दिशा क्या हुई? P से B की तरफ। यहाँ पे अपन लिख भी लेंगे, ये डायरेक्शन होगी PB। E2 को भी घटकों में वियोजित किया जाना, घटकों में वियोजित किया जाना। इधर पे फिर अपन को ये देखना कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। आप देखें कि ये PAB, ये जो त्रिभुज बना, इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। चूँकि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज हुआ। और कक्षा 9वीं की एक प्रमेय थी कि समान द्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। तो फिर इस भुजा के सामने का कोण थीटा, तो फिर इस भुजा के सामने का कोण भी यहाँ पर कितना? थीटा। अब ये वाला कोण थीटा हुआ। अब आगे देखिए तो एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, ये दोनों रेखाएं समांतर, और ये तिर्यक छेदी रेखा। अब की बार दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा काटती है। और ये देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये कहलाते हैं एकांतर कोण। 9वीं की प्रमेय फिर समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण थीटा हुआ तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। अब देखिए ये है E2 और ये है थीटा कोण बनाती हुई डायरेक्शन, मतलब इस तरफ होगा उसका क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक होता है कॉस थीटा में। इसका मतलब क्षैतिज घटक होगा E2 कॉस थीटा। और इस थीटा से 90 अंश का कोण बनाती हुई दिशा ये है, तो इस दिशा में काम करेगा इस E2 का लंबवत घटक। और लंबवत घटक कितना होगा E2 का? ये होगा E2 साइन थीटा। तो E2 को घटकों में विभाजित किया तो क्षैतिज घटक है E2 साइन थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक अथवा लंबवत घटक ये है E2 साइन थीटा। हमने E1 और E2 दोनों को घटकों में विभाजित कर लिया, उन घटकों की दिशाएं भी नोट कर ली। अब आगे परिणामी क्षेत्र की तीव्रता पे अपन चलें।
सबसे पहले तो समीकरण 1 और 2 पर विचार करें। एक में E1 का मान 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और समीकरण 2 में E2 का मान भी उतना ही है 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से E1 और E2 का मान आपस में बराबर है। तो आगे अपन यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से E1 बराबर E2, और इसको समीकरण नंबर 3 दिया। अब इस बिंदु पर जो दोनों लंबवत घटक हैं उनके बारे में विचार करें। ऊपर की तरफ है E1 साइन थीटा और नीचे की तरफ है E2 साइन थीटा, और E1 बराबर हो गया E2। इसका मतलब इस E2 की जगह पे भी हम क्या लिख सकते E1। तो ऊपर की तरफ E1 साइन थीटा और नीचे की तरफ E1 साइन थीटा। फिर से ये रस्साकसी वाला उदाहरण हो जाएगा कि इस बिंदु पर जितना बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा उतना ही बल नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ E1 साइन थीटा और नीचे की तरफ E1 साइन थीटा, तो दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, अर्थात उनका प्रभाव शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ये ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई बल कार्य नहीं करेगा। आगे चलें तो क्षैतिज घटक E1 साइन थीटा भी इस डायरेक्शन में है, E1 cos थीटा भी इस डायरेक्शन में है, और दूसरा क्षैतिज घटक E2 cos थीटा भी इस डायरेक्शन में है। ये दोनों बल एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। यदि किसी एक बिंदु पर एक ही दिशा में एक बल 5 न्यूटन का और दूसरा बल 10 न्यूटन का कार्य करे तो उस पर कार्य करने वाला कुल बल होगा 5 + 10 माने 15 न्यूटन का। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो कुल बल होगा वो इन दोनों का योग होगा, जो कि परिणामी तीव्रता के बराबर होगा। तो आगे अपन लिखें परिणामी तीव्रता E = होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 = E2 है तो इस E2 की जगह पे E1 लिख दें। सो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, क्योंकि E2 बराबर है E1 की, और तब ये जुड़ करके हो जाएंगे 2E1 cos थीटा = 2। E1 का मान समीकरण 1 से लिख दें तो वो है 1/4πε0 k और Q/r² प्लस L स्क्वायर। ये तो E1 का मान हो गया। अब ये है cos थीटा, तो cos थीटा = होता है आधार बटे कर्ण। इधर पे कोई सा भी ये ट्रायंगल आप देख लीजिए, इसमें आधार है ये और जिसका मान है L। सो आधार हुआ L और कर्ण ये है और इसका मान है √r² प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू हुई L/√r² प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू रखिए L/√r² प्लस L स्क्वायर। सो 1/4πε0 k ये है Q, और इनटू इस 2 को लिख लीजिए L के साथ। सो ये हो गया 2L अपॉन ये r² प्लस L स्क्वायर है, इस पे घात है 1, और ये r² प्लस L स्क्वायर इस पे लगा है रूट माने घात में 1/2, तो घात 1 और घात 1/2 जुड़ करके हो जाएगी घात 3/2। सो r² प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। अब ये इतनी राशि ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत आघूर्ण कहलाती है। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसकी जगह P लिखिए तो आगे हो जाएगा
1/4πε0 k और P/r² प्लस L² की घात 3/2। अब जो निरक्षीय स्थिति में बिंदु P होता है जो कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर होता, r का मान बहुत बड़ा है L की तुलना में, इसलिए यहाँ पर हम L² वाली टर्म की उपेक्षा कर देंगे। तो फिर ये E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 k और P अपॉन ये r² ये उपेक्षा हो जाएगी और उस पे घात ये 3/2 और 2 से 2 कट जाएगा। सो E इक्वल टू 1/4πε0 k P/r³। फिर हम जानते हैं कि वायु या निर्वात के लिए k का मान 1 होता, इसलिए k की जगह 1 रखेंगे। तो वायु या निर्वात के लिए E इक्वल टू k इक्वल टू 1, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 और P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक था। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।